नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं पद्मश्री फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा जी। वैसे अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हो गए हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टॉक में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? भाटापारा में 15 मई 1976 को मेरा जन्म हुआ। सुभाष वार्ड है हमारा मोहल्ला जहाँ जन्म हुआ, और उसके बाद मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है जी, यानी 12th तक और फर्स्ट ईयर तक मैं भाटापारा में पढ़ा। उसके बाद कॉलेज और उसके बाद की जर्नी के बारे में आप हमें बताएं। उसके बाद फिर मैं रायपुर आ गया। रायपुर आया, और क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया जब मैं 9th में था। फिर भाई यहाँ रायपुर में नौकरी करते थे, तो फिर वो अकेले रहते थे, तो इसलिए हमारे परिवार ने फैसला किया कि भाटापारा से रायपुर में हम लोग आके रहने लगे। तो फिर उसके बाद से मैं रायपुर में रहा हूँ। फिल्म की ओर कैसे आपका रुझान हुआ? और पहली ऐसी फिल्म कहा जाए मोर छैया भुइयां, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति ला दिया। ठीक उसके बाद जो है एक काफ़ी लंबा गैप भी आया, लेकिन मोर छैया भुइयां से जुड़ी कुछ बात हमें बताएं आप। देखिए, हुआ ये कि मैं शुरू से बहुत एक्टिव था कला के क्षेत्र में। बचपन से गा रहा हूँ। कक्षा 5वीं में पहली बार मैंने अभिनय किया था। फिर स्टेज पे गाता रहा हूँ, बहुत लंबा रहा। और स्काउट एनसीसी में बहुत एक्टिव रहा। तो जब अपने कॉलेज में मैं यहाँ आया तो कॉलेज में भी लोग बहुत पसंद करते थे। तो जब फिल्म के निर्देशक अपनी फिल्म के लिए हीरो ढूंढ रहे थे तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया जी। तो फिर उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर हमारी मुलाकात हुई और वो फिर मोर छैया भुइयां मुझे मिली। अनुज शर्मा, रामानुज शर्मा, इसमें जो अंतर है उसके बारे में आप हमें बताएं। जब पहली फिल्म मैंने किया मोर छैया भुइयां तो उस समय ये लगा कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन को और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखूंगा, इसलिए अनुज नाम मैंने सिनेमा के लिए रखा। असल में मैं जहाँ एक जगह नौकरी करता था तो वहाँ जो हमारे बॉस थे वो उनको जब मैंने नाम बताया मेरा नाम रामानुज है, तो बोले यार तुम्हारा नाम लंबा है, मैं तुमको अनुज कहूँगा। तो उन्होंने अनुज कहा और मुझे नाम अच्छा लगा कि अनुज अच्छा है और फिल्मी भी लग रहा था। तो फिर मैंने फिल्मी नाम अलग रखा। आज भी सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं रामानुज शर्मा हूँ। अब तक कितनी फिल्मों में आपने काम किया है? अराउंड 40 के आसपास है। आप पहले कैसे स्टार हैं जिसे सुपर स्टार का तमगा दिया जाता है, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, लोगों का प्यार है। मुझे हमेशा लगता है आप जिस भी प्रोफेशन में रहें उसमें आप अपना काम करते रहिए, और काम करते करते आपको जो सफलता मिलनी वो मिलेगी। और बस ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ की जनता का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला जो मुझे एकदम मेरे जीवन को धन्य कर दिया उन्होंने। आपकी ज़िंदगी में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? अनुज के जीवन का रोल मॉडल? मैं हर उस इंसान को अपना रोल मॉडल मानता हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्तित्व का फॉलोअर नहीं हूँ। मैं हर उस इंसान को जिससे मुझे सीखने को मिलता है, मैं उसे हर अलग अलग मामले के लिए अलग अलग रोल मॉडल्स हैं मेरे। मुझे लगता है किसी से कोई चीज़ सीखनी चाहिए तो मैं उनसे सीखता हूँ, और मुझे किसी से भी सीखने में कोई हिचक नहीं है, और ये बोलने में भी कि ये बात मैं इनसे सीखा। बहुत अच्छी बात है। अब जो है आप राजनेता हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आपने ग्रहण कर ली है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जहां एक शिक्षक का पुत्र प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां शनिचरी बाजार में डॉक्टरी करने वाला एक डॉक्टर मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं ऐसी पार्टी है जहां एक परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री। तो मुझे ये बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है जो राष्ट्र प्रथम की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि वो धारा 370 हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि वो ट्रिपल तलाक हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि राम की बात करती है और राम मंदिर बनवाने का ताकत रखती है। जो भारतीयता है उससे प्रेम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष का आरोप हमेशा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपसी समरसता है, सद्भाव है, उसे खराब करने का प्रयास करती रहती है, धर्म में बांटने का प्रयास करती है। आपका क्या कहना है? आप मुझे ये बताइए कि अगर हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं तो अगर उनके हितों की अगर बात कर दिया गया तो कौन सा गुनाह हो गया? मेजॉरिटी है।
हम बात करते हैं कि इस वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग होते हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हों, हमारे दलित भाई हों, जब इनके विकास की बात करते हैं तो जब होलिस्टिक वे पे एक अगर कोई पॉलिसी बनती, तो अगर ये बात कह भी दी गई तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में 2023 का चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, 2 चुनाव सामने हैं, उसे कैसे लेते हैं आप? अपनी जिम्मेदारियों के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, मेरी जिम्मेदारी क्या होगी ये पार्टी और संगठन तय करेगा। ये तो नेता वाली बात बोल दी। पार्टी में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि संगठन बताएगा। नहीं, क्योंकि मैं कौन होता हूं ये तय करने वाला कि मुझे क्या करना है? मैं तो वही करूंगा जो पार्टी बोलेगी। तो जो पार्टी नहीं, अनुज शर्मा को जितना हम जानते हैं, अनुज शर्मा ने हमेशा अपनी जिंदगी में तय किया है कि मुझे क्या करना है। अब वो नेता हो गए हैं तो तय नहीं किए हैं क्या? कैसा? नहीं, मैंने तय किया है, मैंने बिल्कुल तय किया है। मैंने ये तय किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा, और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी जवाबदारी मुझे देगी उस जवाबदारी को अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ करूंगा। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है राम वन पदगमन पर बहुत काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात कर रही है। वर्तमान सरकार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को लेकर चल रही है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता को बताएगी कि हम अब यहाँ की परंपरा को लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम की बात कब की थी, राम जन्मभूमि की बात कब की थी? भारतीय जनता पार्टी राम की राह पे चलने वाली पार्टी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हमने अपना आइडियल माना है, उनकी राह पे चलने वाले। राममय है भारत। लेकिन जब अंत समय आता है तो भी लोग राम राम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को यह पता चल गया है कि उनके जमीन से उनके पैर खिसक चुके हैं, उनके नीचे की जमीन जा चुकी है और उनकी सरकार जाने वाली है। वो इसलिए अब राम याद आ रहे हैं उनको। वो जाति बिराती सिया राम ले ले हैं इनका। और जाते वाते में कहीं आशीर्वाद मिल गया तो? जाते बिराते में बस आशीर्वाद यही मिलता है कि आप थोड़ा शांति से, सुकून से निकल सकें इस दुनिया से बाहर। यही होता है। छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है और पूरे देश की जनता जानती है। जब ये नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह पे ये कैंपेन करते हैं तो वहाँ अगर क्रिश्चियन बाहुल्य इलाका है, हमारे ईसाई भाई अगर वहाँ हैं तो वहाँ उस तरह की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में राम की बात करते हैं, दक्षिण में जाते हैं इस्लाम की बात करते हैं, केरल में जाते हैं। तो इस तरह की तो पार्टी है। हर जगह को देख कर ये लोग रंग बदलने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर हमेशा एक मत रही है और हर प्रदेश में एक तरह की बात करते आई है। राजनीति में सभी चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं एक समय के बाद, लेकिन ये बताइए कि राजनीति में अभी सुचिता की जो हमेशा बात होती है, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पाते हैं आप? राजनीतिक सुचिता की बात करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही। यहाँ मैं क्योंकि कलाकार बिरादरी से आता हूँ जी, मैं कह सकता हूँ कि किसी कलाकार के साथ इसलिए भेद नहीं हुआ कि वो कांग्रेस का समर्थन करता है। सभी कलाकारों के लिए समभाव रहा, समान भाव रहा। आप बड़े पदों पे होते हैं तो आपके अंदर उतनी उदारता होनी चाहिए और राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। व्यक्तिगत आक्रमण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर किसी को हानि पहुंचाने की, परिवारजनों को हानि पहुंचाने की बात नहीं होनी चाहिए। इस बात का मैं समर्थन करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि मैं जब राजनीतिक जीवन में हूं तो इन सब चीजों से मैं बचने की कोशिश करूंगा। धर्मांतरण को लेकर वर्तमान में छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है? आप देखने जाइए। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस बात को महसूस किया है। धर्मांतरण इतना भयानक रूप ले चुका है कि वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि आपने यूं बटन लगा रखा है, जैसे ही आप इस शर्ट को यहाँ से हटाएंगे आपको दिखने लगेगा कि जख्म कितना गहरा हो चुका है। और धर्मांतरण को रोकना ही होगा। अगर वो शुचिता बना के रखनी है, सामाजिक सद्भाव अगर बना के रखना है तो उस चीज़ को करना पड़ेगा और उस पर नियंत्रण जरूरी है। किसी को प्रलोभन देकर, किसी की मजबूरी का फायदा लेकर, किसी को भ्रम में डालकर उसके धर्म को परिवर्तित कर देना, किसी को प्रेम के जाल में फंसाकर उसके धर्म को परिवर्तित कर देना, ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। अगर सच्चा प्रेम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप गलत इंटेंशन के साथ, जैसे कानून की पढ़ाई में कहते हैं कि मोटिव का होना जरूरी है, तो वो अपराध है अगर आप किसी गलत मोटिव के साथ किसी काम को कर रहे हैं। वर्तमान में सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ आप छत्तीसगढ़ में देखते हैं? आप देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी बोले क्या हाल है। इन्होंने गौठान की बात की। गौठान के पोल तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज खोल रहे हैं।
क्या दशा है और वो तो सब देख रहे हैं। आपका दौरा लगातार रहेगा, भारतीय जनता पार्टी आपका उपयोग सदुपयोग भी करेगी, तो छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान आप क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को, क्योंकि बहुत सारी युवाओं के लिए प्रेरणा भी हैं, आप क्या संदेश देंगे राजनीति को लेकर या बीजेपी को लेकर? सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी से मैं जुड़ा हूं, छत्तीसगढ़ प्रथम की बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा है मैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए राजनीति में आया हूं। तो इस मैसेज को दूंगा और ये बताऊंगा लोगों को कि उनको किस तरह से ठगा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया 15 सालों में, आप देखिए 3 राज्यों का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। हाँ, तीनों राज्यों का गठन कुछ दिनों के अंतराल में हुआ। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बाकी के इन 2 राज्यों से, अपने समकालीन राज्यों से जो साथ में बने, उनसे बहुत आगे दिखाई देता है। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में हुआ, इन राज्यों में नहीं हो पाया। ये बात है और छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है और छत्तीसगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भी मैं बता रहा हूं, दिल से हर कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो सकता है 15 साल की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी हमें झेलना पड़ा, लेकिन आप ये तय मानिए कि इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अनु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से तैयारी है विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर, तो अक्सर जो है विपक्ष ये आरोप लगाता है कि 15 लाख रुपए खाते में आने थे, रोजगार की बात और तमाम प्रकार की जो बातें हैं, इसको लेकर जब आप जाएंगे तो किस तरीके से फेस करेंगे, उसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, सब सवाल का जवाब है। भारत ने पूरी दुनिया में अपनी जो प्रतिष्ठा हासिल की वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हासिल की। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने भारत को एक सशक्त भारत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और बहुत लंबे समय के बाद ऐसी लीडरशिप मिलती किसी देश को। आप पूरी दुनिया में देखिए उनका प्रभाव, और कहीं ना कहीं एक आस की नजर से पूरी दुनिया देख रही सबसे युवा देश है भारत। और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पूरी दुनिया देख रही कि आने वाले समय में विश्व की अर्थव्यवस्था को भारत सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यह सब कैसे संभव हो पा रहा है? भारत अगर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी तो इन सारी बातों का जवाब अपने आप मिलेगा और मिल रहा है लोगों को। आप कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में लगाने का कोई निर्णय कर सकता है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हर घर में शौचालय हो? इस बात की कोई कल्पना कर सकता है? वो सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। क्या कोई ये तय कर सकता है कि हर घर में स्वच्छ पानी हो पीने के लिए? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो ऐसी लीडरशिप है, ये सबको पता है। घर घर में हर किसी के स्वास्थ्य की चिंता, हर किसी के लिए पानी की चिंता, हर किसी के लिए शौचालय की चिंता, और वो भी स्वाभिमान के साथ। कहा तो ये भी जाता है कि केवल कुछ उद्योगपतियों को ही लाभ मिल रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अपने मित्रों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं। तो जिसके घर में शौचालय बना वो कौन है? वो उद्योगपति है। जिसके घर में नल का कनेक्शन आ रहा है वो कौन है? उद्योगपति है। जिसके घर में गैस का फ्री में कनेक्शन आ रहा है, क्या वो उद्योगपति है? अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने का जो तरीका नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा मिलता है। वो इस बात को स्वीकार करते थे कि करप्शन है। उस करप्शन को दूर करने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। अभी जो 1 रुपया केंद्र से जो भेजती होगी मोदी सरकार, तो पूरा 1 रुपया नीचे तक पहुंच जा रहा है। क्यों नहीं मिलता है? आपको सिलेंडर मिलता है या नहीं? आपको सब्सिडी आपके अकाउंट में आता है या नहीं? उसके बीच में कौन है? आपको जब शौचालय बना तो आपके घर में बना ना, मेरे घर में तो नहीं बना आपके हिस्से का शौचालय। आपको डायरेक्ट फायदा हुआ ना, उसमें बीच में कौन आया? उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई, सिस्टम को उन्होंने सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया, जिससे जो असली हितग्राही है वो बात वहां तक पहुंचे। जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन वहीं कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रवाद है कहीं ना कहीं जो हमारी गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बिगाड़ने का काम समय समय पर जो है किया जाता है। कैसे बिगाड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी ने एग्जाम्पल सेट किया। भारत का राष्ट्रपति किसे बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति बने, और मुझे लगता है कि जो आस्था, जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया वो बनाने का काम किसने किया? और इसी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था उनका। तो कौन बिगाड़ रहा है गंगा जमुनी तहजीब को?
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? जब भारतीय जनता पार्टी एक दलित को राष्ट्रपति बनाने की बात करती है तो कांग्रेस विरोध करती है। जब एक उड़ीसा की एक आदिवासी महिला को जब भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च पद में बैठाने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी समन्वय बनाकर चलती है। देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर पंथ को नेतृत्व मिले, यह प्रयास हमेशा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का होता है और ये उन्होंने साबित किया है। युवा पीढ़ी जो है, जो राजनीति की ओर आना चाहती है, अक्सर आपने भी जब फिल्म में आप आए होंगे तो बहुत साल तक तो आपको ये समझाना पड़ा होगा कि आप काम कर रहे हैं जी। वैसे ही जब कोई युवा राजनीति की ओर आता है तो उसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई वो राजनीति के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है। युवा पीढ़ी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में आना चाहते हैं? युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो पहले उनको देखनी चाहिए कि किस पार्टी के साथ जुड़ना उचित है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम की बात करती है। सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ और। धर्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? धर्म अपनी अपनी आस्था का विषय है और बहुत व्यक्तिगत है। मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में हर किसी को अपने धर्म और पंथ को मानने की पूरी आज़ादी है और उसे हर किसी का सम्मान करना चाहिए। हर किसी को दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए अगर वो किसी धर्म को मानता है। राजनीति में कहा जाए कि किनके कार्य प्रणाली या किनके आदर्श जो हैं या किनके जो कार्य हैं जिसने आपको बड़ा प्रभावित किया कि इस तरीके से मुझे भी करना थी, मैं राजनीति करूंगा? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आप नेतृत्व को निकाल लीजिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के हर एक जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, किसके लिए कुछ छोड़कर जाएंगे? किसी के लिए कुछ छोड़कर जाने वाले नहीं है। कोई नहीं है उनका वारिस। भारतीय जनता पार्टी उनकी वारिस है। इस देश की जनता उनके अपने हैं। किसी को और वो प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते अपने बाद अपने परिवार से किसी को। आज देखिए उनके परिवार के सदस्य कैसे रहते हैं। माननीय योगी जी के परिवार को देखिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर द्वार परिवार को छोड़ के इस देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आप एक भी पार्टी बताइए जहां लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर को छोड़कर सिर्फ देश की सेवा के लिए आ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जहां ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन इस देश को समर्पित कर देते हैं, जो राष्ट्र संत होते हैं। अभी ये हो रहा है कि जिस तरीके से आप राजनीति में आए, बीजेपी में आए, वैसे ही बड़े कई नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो शामिल होने का एक दौर चल रहा है। तो इसमें जिस तरीके से नंद कुमार साय जी का जाना हुआ, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, फिर वो कांग्रेस की विचारधारा से वो प्रभावित होते हैं और चले जाते हैं। उनका ये मानना है कि आदिवासियों के लिए जैसा काम कांग्रेस कर रही है वैसा आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति कौन है इस देश का? बिल्कुल उसी समाज से है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सवाल अब अपने आप खारिज हो गए जी। देश के सर्वोच्च पद पर, शिखर पर जिसे बैठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस जगह को सुशोभित किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति बनकर। पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने इस सर्वोच्च पद पे पदासीन हुई है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये तो सोचना चाहिए, कांग्रेस के पास तो इतने लंबे समय तक सरकार थी, ऐसा क्यों नहीं सोच पाई, क्यों नहीं कर पाई? तो ये तो सवाल सिरे से खारिज हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में काम नहीं करती है। अनुज शर्मा हो, फिल्मों की बात ना हो तो ये मज़ा नहीं आएगा। तो फिल्म इसके बाद आप राजनीति में तो आ ही गए हैं, तो आगे फिल्म करेंगे कि नहीं करेंगे, कि उसके लिए कैसे समय निकालेंगे आप? देखिए, मुझे समय का संतुलन तो करना पड़ेगा। वो मेरा पेशा है। मैं जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अधिवक्ता राजनीति में होते हैं, वैसे एक अभिनेता राजनीति में है। मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तो मैं डेफिनेटली शोज भी करूंगा। मैंने कल रात में ही परफॉर्म किया है और मैं शूटिंग भी करूंगा पार्टी के साथ, अपने राजनीतिक दायित्वों के साथ, अपने पारिवारिक और अपने प्रोफेशनल दायित्वों के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करूंगा और समय का उस तरह से मैनेजमेंट करूंगा कि इन सब के बीच संतुलन बना रहे। फिल्मों की स्थिति छत्तीसगढ़ में, फिल्म तो लगातार बन रहे हैं, एल्बम भी लगातार बन रहे हैं, आपकी भी फिल्में आई, वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या करना चाहिए? देखिए, फिल्मों के लिए जो कहने वाली बात है, आपने मुझे बहुत जिस बात का दुख है उस बात पे फिर से कह रहा हूँ
कि इस सरकार ने फिल्म पॉलिसी घोषित की। डॉक्टर रमन सिंह जी ने फिल्म विकास निगम की घोषणा की और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियुक्ति की। ये सरकार आज तक फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। इन्होंने फिल्म पॉलिसी बनाई, लेकिन आप अगर किसी प्रोड्यूसर को बोलेंगे कि आप जाके अप्लाई करिए, तो अप्लाई करने का फॉर्मेट तक ये रिलीज नहीं कर पाए हैं कि कैसे इंसान कोई अप्लाई करे। छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा, इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास होने चाहिए? मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की बात है। संस्कृति और परंपरा के लिए ऐसी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई कि जो यहाँ के विलुप्त प्राय जो फॉर्म्स हैं, जो भाषाएं हैं, जैसे कुड़ुक अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, कुड़ुक को बचाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं अंदर में भी, उनको बचाने का प्रयास होना चाहिए। ऐसे जो हमारे संस्कार हैं, ऐसी जो हमारी परंपराएं हैं, ऐसे जो गीत हैं, ऐसे जो नृत्य हैं, उनको बचाने के लिए कोई मजबूत प्रयास नहीं दिखाई देता है मुझे अभी तक इस सरकार में। मैं क्योंकि इस क्षेत्र से हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस बात में काम करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा और अपनी सरकार के माध्यम से इस काम को करने का प्रयास करूंगा। बीते 15 सालों में मैंने आपका बहुत सारा इंटरव्यू लिया, अलग अलग फॉर्म में इंटरव्यू लिया, तो जितनी जल्दी आप सीखते हैं उतनी जल्दी बहुत मतलब कहा जाए कि दूसरे लोगों को सीखने में तकलीफ होती है। आप बिल्कुल मंजे हुए राजनेता लग रहे हैं। शुक्रिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, मेहनत करना। किसी भी क्षेत्र में जब मैंने काम किया, चाहे मैं स्काउट में रहा तो स्काउट में मैंने राष्ट्रपति अवार्ड किया, एनसीसी में गया तो ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट किया, सी सर्टिफिकेट किया, सिनेमा में आया तो मैंने जब पहली फिल्म की थी तो मैंने कैमरा नहीं देखा था सिनेमा का, सिनेमा में काम किया 23 साल। अब राजनीति में आया हूँ, प्रयास करूँगा कि राजनीति में जो चीज़ें मैं सीख सकता हूँ, जो मुझे सीखना चाहिए, वो सब सीखने की कोशिश करूँगा और जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा, ताकि मेरा जो उद्देश्य है वो मैं पूरा कर सकूँ कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए काम कर सकूँ। छत्तीसगढ़ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ ना दुनिया के सबसे भोले और सीधे लोगों की दुनिया है। ये मासूमियत, ये इनोसेंसी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ब्यूटी है और ये प्रदूषित ना हो। अपनी उस मासूमियत को पूरे छत्तीसगढ़ के लोग बचा के रखें। जैसे छत्तीसगढ़ की मिट्टी से वो प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, वैसे ही देश से भी प्यार करते हैं। देश का भला करें, देश को एक सशक्त भारत बनाएं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ ये संभव दिख रहा है और ये कर रही है, सरकार लगातार कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपना योगदान दें, अपना समर्थन दें भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। कोई गीत से हम चाहेंगे कि समापन करें आज का कार्यक्रम का जी। देश माया के भारत गीता, दाई ददा मोर रामो सीता, दया मया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी, इही मोरे जिन गानी मैं लहरियाओ रे, सीधा म सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ वाह वाह वाह। ये थे अनुज शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार हैं और राजनेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।